हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के। पिछली वीडियो में हमने 27 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है AIPMT 2003 का। इस क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर दिए गए हैं हमें, हर एक की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड। उन्हें आपस में जोड़ के हमें नेट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड का डेवलप करना है। तो भाई कैसे इनको कनेक्ट किया जाए, ऑप्शंस दिए गए हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता, हिट एंड ट्रायल मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ऑप्शंस देख के टिक करेंगे। अच्छा, सबको सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा भाई? सबको सीरीज में जोड़ देंगे, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, 3 है हमारे पास। तीनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो सीरीज में कैपेसिटेंस हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। कम हो जाता है कैपेसिटेंस सीरीज में, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस कम हो जाता है। ये आंसर नहीं, 6 माइक्रोफैरड चाहिए था तो 4/3 आ गया, तो ऑब्वियस है ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीनों को पैरेलल में जोड़ दें। पैरेलल में 4 4 4 तीनों जोड़ के 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये भी हमें नहीं चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा ट्राई करते हैं, 2 को सीरीज में जोड़ दें और तीसरे को उनके साथ पैरेलल में जोड़ दें। तो 2 कैपेसिटर सीरीज में आ गए और तीसरा उनके साथ पैरेलल में आ गया। ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड और नीचे वाला ये भी 4 माइक्रोफैरड। अब ये ऊपर वाले 4 और 4 सीरीज में ये बन गया 2 माइक्रोफैरड और नीचे वाला 4 माइक्रोफैरड इसके साथ पैरेलल में है। तो नेट कैपेसिटेंस जो आ गया सी इफेक्टिव या सी इक्विवेलेंट, वो आ गया 6 माइक्रोफैरड। यही तो हमें चाहिए था, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि अगर हम 2 को सीरीज में और तीसरे को उसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे तो 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा, जो हमें चाहिए था। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है चार्ज का Q, चार्ज दिया हुआ है उसका Q, डाइपोल मोमेंट दिया है P, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E। आगे हमसे कह रहे हैं कि जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हो गए। और जब दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो इसका मतलब एंगल हो गया 0 डिग्री। अच्छा, आगे देखते हैं चाहिए क्या। एक तो फोर्स बतानी है भाई हमें इसमें, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो फोर्स की बात करें, फोर्स तो नेट फोर्स किसी भी डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होती है, याद कर लीजिएगा। समझना चाहते हैं समझ लीजिए। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई भी डाइपोल रख दिया, ये इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो जितनी फोर्स इसके नेगेटिव चार्ज पे लगेगी F इज इक्वल टू माइनस क्यू, उतनी फोर्स पॉजिटिव पे लगेगी F इज इक्वल टू प्लस क्यू। डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए नेट फोर्स डाइपोल पे हमेशा ही 0 होती है। रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाइपोल के लिए जो होता है वो होता है -PE cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो ये हो गया -PE। ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है फॉर ए डाइपोल। अच्छा, इसमें अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं आपको, 3 केसेस बनते थे। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक नो इक्विलिब्रियम। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब डाइपोल मोमेंट पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि एंगल 0 डिग्री होगा, तब हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों कहेंगे स्टेबल, ये भी बताया था, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल होगा 180 डिग्री, और इसे कहेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इस केस में डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर हो जाता है फील्ड के, एंगल 90 डिग्री, और इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी की बात तो छोड़ो, यहाँ टॉर्क की बात करेंगे, और टॉर्क जो है इस केस में मैक्सिमम हो जाता है। ये तीनों केस बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते रहते हैं, तो याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर है। ठीक है, बहरहाल हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फोर्स 0 है और एनर्जी मिनिमम है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट है हमारे पास, मास इसका 2 ग्राम है। डेटा नोट कर लेते हैं, 2 ग्राम।
क्योंकि कैलकुलेशन हम SI यूनिट्स में करते हैं तो इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, 2 × 10⁻³ चार्ज की बात करें, चार्ज 2 माइक्रोकुलाम यानी कि 2 × 10⁻6 कुलाम। अच्छा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि एक्सेलरेट हो जाए? एक्सेलरेट तो हो ही जाए, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। इनिशियल रेस्ट पे दिया हुआ है यानी कि u 0 है और v जो है 10 हो जानी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई करें? तो देखिएगा, एनर्जी कन्वर्जन का क्वेश्चन है। बेसिकली हम जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम वर्क करेंगे वो, है ना, वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, और वर्क का फॉर्मूला हाफ mv² भी होता है। काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, ज्यादा सही होगा अगर मैं v² - u² लिखूं, क्योंकि मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेना होगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू 0 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ mv²। अच्छा, सारी वैल्यूज अवेलेबल है मेरे पास। चार्ज 2 माइक्रोकुलाम तो 2 × 10⁻6 वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करनी है। हाफ मास की वैल्यू 2 ग्राम, 2 × 10⁻³ kg, और ये 10 है ना। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ये तो मैं करा देता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻6 10⁻³ कट के ऊपर यहाँ 10⁻³ बच गया। तो v की वैल्यू आ गई 100/2 × 10⁻³ या 100 × 10⁻³/2 या 50 × 10⁻³ वोल्ट, यानी के 50 किलो वोल्ट। तो 50 किलो वोल्ट आंसर आ गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, APMT 2005 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 चार्जेस दिए हुए हैं इसमें, Q1 Q2 Q3, है ना। इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। 1 और 2 जो रखे हैं, 1 और 2 जो रखे हैं वो 30 सेंटीमीटर पे रखे हैं, ठीक है। 1 और 3 जो रखे हैं वो 40 सेंटीमीटर पे रखे हैं, है ना। और इसमें जो Q3 है उसको मूव कराया जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे इसका मोशन कराया जा रहा है। सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें दे दिया 40 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोवाइड कर दिया, इसमें एक वैल्यू मिस कर दी k। कह रहे हैं ये k की वैल्यू क्या होगी, ये आप हमें बता दीजिए। तो Q3 मूव कर रहा है, Q3 C पॉइंट से D पॉइंट पे आ गया। अच्छा, जब ये 30 है और ये 40 है तो पाइथागोरस लगा करके हम 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा Q2 है, ये Q1 है और ये Q3 है। Q3 मूव कर रहा है। तो अब इसमें ध्यान दें थोड़ा सा, पाइथागोरस अगर लगा दें तो 3 और इधर 4 और ये 5, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये जो सेपरेशन हो गया 2 और 3 के बीच का, ये 50 सेंटीमीटर है। ये इनिशियल सेपरेशन है। और जब ये सी पॉइंट से डी पॉइंट पे आ जाएगा तो क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये देखिए ये टोटल सेपरेशन यहाँ 40 सेंटीमीटर होगा ए से डी तक का, और ये 30 है। तो ये जो बचा ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइनल सेपरेशन 10 और इनिशियल 50, ये फाइनल सेपरेशन हो गया भाई। अच्छा, ध्यान दें पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसमें से कि एक तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो सिस्टम की होती है। कभी भी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और सिस्टम के लिए कम से कम 2 चार्ज चाहिए, और 2 से ज्यादा चार्ज है तो सिस्टम भी ज्यादा बनेंगे। यहाँ फिलहाल हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Q3। तो 3 सिस्टम बनेंगे भाई, है ना। अब Q1 Q2 Q3 3 सिस्टम बनेंगे। एक सिस्टम तो Q1 और Q2 को मिला के बनेगा, एक सिस्टम Q2 और Q3 को मिला के बनेगा, एक सिस्टम Q3 और Q1 को मिला के बनेगा। अब कायदा तो ये कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो तीनों सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालो,
फिर तीनों सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालो, फिर उनका डिफरेंस निकालो, तब जाके आंसर मिलेगा। लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास अवेलेबल होता नहीं, तो थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करें। तो हम केवल वो ही सिस्टम पकड़ेंगे जिसमें चेंज हो रहा है, जिस सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रहा उसकी कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 में पहले सेपरेशन जो था वो 30 सेंटीमीटर था और बाद में भी 30 ही रहेगा। जब ये Q3 मूव करके D पे आ जाएगा तो 1 और 2 तो मूव कर नहीं रहे, 1 और 2 मूव नहीं कर रहे तो उनके बीच का डिस्टेंस भी नहीं बदलेगा, पहले भी 30 सेंटीमीटर था, बाद में भी 30 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इसमें डिस्टेंस नहीं बदल रहा, मतलब सिस्टम नहीं बदल रहा, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। 2 3 की बात करें, 2 और 3 में पहले सेपरेशन 50 था, बाद में सेपरेशन 10 होने वाला है। तो ये इनका सेपरेशन बदल गया, इनके बीच का डिस्टेंस बदल गया, मतलब सिस्टम बदल गया, यानी कि एनर्जी बदल जाएगी, इसमें चेंज होगा। और 3 और 1 की बात करें तो 3 और 1 में पहले डिस्टेंस 40 था, जब ये डी पोजीशन पे आ जाएगा तब भी डिस्टेंस 40 ही रहेगा, तो इसमें भी डिस्टेंस नहीं बदल रहा, मतलब सिस्टम नहीं बदल रहा, नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज सिर्फ हमारे पास एक ही सिस्टम में होने वाला है, Q2 और Q3 का जो सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम में चेंज है, बाकी किसी सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। तो जब इनमें चेंज नहीं है तो इनको स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है, हम केवल Q2 और Q3 को ही स्टडी करेंगे और जो चेंज इन एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, मतलब डेल्टा पीई, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 ओवर आर फाइनल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 ओवर आर इनिशियल। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, बाकी सॉल्व कर देंगे। Q2 Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह गया 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। फाइनल सेपरेशन दोनों के बीच का हमने कैलकुलेट किया था अभी डायग्राम से, 10 सेंटीमीटर, और इनिशियल 50 सेंटीमीटर, वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया हमारा Q2 Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1/10 इंटू 10⁻⁻² माइनस 1/50 इंटू 10⁻⁻²। 10⁻⁻² भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर आ गया Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/10⁻⁻², अंदर रह गया 1/10 माइनस 1/50। इसको 10⁻⁻² को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन गया हमारा 10⁻+2 या फिर 100। ये हो गया हमारा एक सेकेंड, एलसीएम ले लेते हैं, या फिर सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, ऊपर नीचे इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं होने वाला, इसलिए हो जाएगा 5/50। 5/50 माइनस 1/50 दैट इज 4/50। ये हो गया 52 जा 100, तो आंसर आ गया 8Q2 Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो एनर्जी का चेंज दिया गया वो दिया गया Q3 के ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमारा जो चेंज आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है Q3 के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q3 के ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा चेंज आया 8Q2 Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया, तो K की वैल्यू हमारी आ गई 8Q2। 8Q2 कौन सा ऑप्शन है भाई? 8Q2 सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसमें इसके साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पता चला होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIPMT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ जो अभी हमने समझा था, कि जब हमसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमें सिस्टम देखने चाहिए। यहाँ बेसिकली
पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं कहा इन्होंने, ये वर्क डन की बात कर रहे हैं, और वर्क डन भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ही आता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये रखा है ओरिजिन पे यहाँ, और एक दूसरा चार्ज है माइनस कैपिटल क्यू, जिसको हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, ए, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, 0। अच्छा, अब ये चार्ज है माइनस कैपिटल क्यू, इसको मूव करा रहे हैं हम ए से बी की तरफ। जब ए से बी इसको लेकर के जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, ऐसा हमसे पूछा। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो हम यहाँ ध्यान दें तो एक सिस्टम बन रहा है, सिर्फ एक ही सिस्टम बन रहा है। वो सिस्टम बन रहा है माइनस कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू के बीच, और इन दोनों में जो सेपरेशन है वो पहले भी ए है और बाद में भी ए है, सेपरेशन बदल नहीं रहा। इनिशियल सेपरेशन भी स्मॉल है और फाइनल सेपरेशन भी स्मॉल है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा तो सिस्टम नहीं बदल रहा, इसमें कोई चेंज है ही नहीं, नो चेंज। जब कोई चेंज नहीं है सिस्टम में, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन भी नहीं होगा, यानी कि वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन, देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये AIPMT 2005 का क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन आए थे 2005 में इलेक्ट्रोस्टैट से। यहाँ हमें कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग है। एक C1 है, ये वाला C1 है, इसकी वैल्यू हमें दी है C। दूसरा ये C2 है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2C। तीसरा ये C3 है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3C। और चौथा C4 है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4C। तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ये जो ऊपर वाले 3 कैपेसिटर हैं 1, 2 और 3, ये तीनों एक दूसरे के साथ में पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, और नीचे वाला इनके साथ पैरेलल में है। अब हमसे कह रहे हैं कि जो चार्जेस स्टोर होंगे उनका रेशो बता दीजिए। चार्ज ऑन C2 और चार्ज ऑन C4 है ना, C2 और C4 के चार्ज का रेशो हमसे पूछा है, तो चार्ज निकाल लेते हैं भाई। अब अगर ध्यान दें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, और बेटा सीरीज में जो है चार्ज सेम रहता है, तो ऊपर वालों का चार्ज निकाल लेते हैं और नीचे वाले का चार्ज निकाल देते हैं, फिर रेशो निकाल लेंगे। तो ये जो है C2C और 3C, ये तीनों सीरीज में है, इनका निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट कितना आएगा। C इक्विवेलेंट ऑफ C1, C2 एंड C3, ठीक है, इसको मैं C डैश कह देता हूँ। तो ये हम निकाल लेते हैं। सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हो, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब जानते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 6C। तो ये 6, ये 3 और ये 2, तो 1/C डैश ये हो गया 11/6C, या फिर C डैश की वैल्यू मिल गई मुझे 6C/11। अच्छा, अब वापस डायग्राम देखें तो इसका ऊपर वाले का कैपेसिटेंस मिल गया मुझे 6C/11, नीचे वाले का 4C। पोटेंशियल दोनों को V मिल रहा है, तो चार्ज इस पे हो गया 6CV/11 और इस पे 4CV। रेशो मिल गया 6CV/11 अपॉन 4C, तो ये हो गया 4CV, सॉरी। तो रेशो जो आया हमारा C2 पे चार्ज हो गया 6
CV बाय 11 और नीचे 4 CV, CV से CV कैंसिल, तो 6/44 या 3/22। ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। स्क्वायर सरफेस है, AIPMT 2006 का क्वेश्चन। स्क्वायर सरफेस है, साइड दे दी उसकी L मीटर, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया E, वो भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, है ना। अच्छा, लोअर हाफ से, स्क्वायर के लोअर हाफ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, फ्लक्स कितना होगा। तो भैया फ्लक्स तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल डेफिनेशन अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये कहती है, 12th क्लास में आपने याद करी होगी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through an area normal to it is known as electric flux। ये लाइंस नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल से मतलब फिजिक्स में होता है परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो सरफेस से निकल निकल रही है, ये नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन ये तो पैरेलल है। तो जब लाइंस नॉर्मल होंगी तभी फ्लक्स बनता है, यहाँ तो नॉर्मल है नहीं, तो फ्लक्स 0 है, ठीक है। तो 0 इज द आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वर्क डन पूछा है, 90 डिग्री घुमाने में वर्क डन कितना होगा। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला डाइपोल के लिए जो होता है वो होता है PE1 - cos थीटा, और थीटा यहाँ हो गया 90 डिग्री, तो वर्क डन हो गया हमारा PE1 - cos 90। cos 90 की वैल्यू सब जानते हैं 0, तो ये हो गया PE। P is the answer, A option is the right option। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया थोड़ा सा। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, AIPMT 2006 का क्वेश्चन। अच्छा, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया भैया इसका V। बैटरी लगी हुई थी, डिस्कनेक्ट कर दी बैटरी, डिस्कनेक्ट करने के बाद डिस्टेंस बढ़ा दिया, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया इंसुलेटिंग हैंडल से, तो कैसे ही बढ़ाया दैट डजंट मैटर। द रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाती है ना, एक तो स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, व्हेन सप्लाई शब्द भी इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, सप्लाई या फिर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, चार्ज कांस्टेंट है ना। अच्छा, चार्ज हो गया कांस्टेंट। अब आगे कह रहे हैं हमसे कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा। भाई डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बढ़ाया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, आप जानते ही हैं। डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, तो डिस्टेंस जब बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस तो क्या हो जाएगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। और कैपेसिटेंस अगर बाय डेफिनेशन हम जाएं तो कैपेसिटेंस होता है Q/V, Q और V के रेशियो को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अच्छा देखिएगा, Q इज कांस्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया Q कांस्टेंट है, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के, C की वैल्यू कम होगी तो V की वैल्यू बढ़ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, AIPMT 2007। अगेन कैपेसिटर से क्वेश्चन आया। कैपेसिटर को कॉमन लैंग्वेज में कंडेंसर भी कहते हैं, पहले भी शायद मैं आपको बता चुका हूँ। दो कैपेसिटर या दो कंडेंसर दिए हैं, एक का कैपेसिटेंस C, दूसरे का C/2, V वोल्ट से इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स इज, वर्क डन निकालना है भैया। इसमें हो जाएगा हाफ CV² एज यूजुअल। जो वर्क डन है वही तो एनर्जी में स्टोर होता है, या जो एनर्जी है वो वर्क डन से तो आती है। अच्छा, और इसका हो जाएगा हाफ ऑफ C/2 इंटू V², यानी के 1/4 CV²। अब हाफ CV² और 1/4 CV², टोटल एनर्जी हो गई हाफ CV² प्लस 1/4 CV², मतलब 3/4 CV²। 3/4 CV², B इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये AIPMT 2007 का है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं हमें। +Q, -2Q और तीसरा +Q। तीनों रखे गए हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट से दिए, पोजीशन हमें, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें इसमें। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। यहाँ पे हम देख नहीं पाएंगे उसको। तो +Q जो हमारा रखा है वो 0 A और 0 पे रखा है, यानी कि y एक्सिस पे उसकी पोजीशन है A, यहाँ रखा है +Q। दूसरा -2Q वो रखा है 0,0,0, यानी कि ओरिजिन पे, यहाँ पे रखा है -2Q। और तीसरा चार्ज जो है +Q वो रखा है A,0,0, A,0,0, मतलब यहाँ पे कहीं +Q। अब हमसे कह रहे हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट बताइए। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ डिस्टेंस A हो गया, यहाँ डिस्टेंस A हो गया। अब हम इसको देखें अगर ध्यान से, ये सेपरेशन A और ये सेपरेशन A, तो इसको -2Q क्यों माने हम इसको ऐसा करेंगे समझने के लिए। इसको -2Q मानने की बजाय हम इसको मानेंगे कि ये एक -Q और दूसरा -Q ऐसे रखे हैं। तो एक नेगेटिव Q इस वाले पॉजिटिव के साथ डाइपोल बना लेगा, और एक नेगेटिव Q जो है हमारा वो इस वाले पॉजिटिव के साथ डाइपोल बना लेगा। तो दो डाइपोल बन गए हमारे यहाँ। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप जानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी कि एक डाइपोल ऐसे आ रहा है और एक डाइपोल ऐसे आ रहा है। मैंने दोनों को P लिखा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। एक P की वैल्यू हमारी, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस इन बिटवीन द टू चार्जेस, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस इन बिटवीन द टू चार्जेस। कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं Q और दोनों के बीच का सेपरेशन A, ये इसकी वैल्यू होगी। तो एक डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा P और दूसरा ऐसे आएगा P, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे काम करती हैं, तो रिजल्टेंट जो है √2 टाइम्स हो जाता है किसी भी एक का। P रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो किसी भी एक का √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि √2QA। अच्छा जी, तो √2QA के तो 3 ऑप्शन है। बाकी आगे देखें, डायरेक्शन की बात करें तो दोनों इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच से भी निकलता है ना। जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं ना, तो रिजल्टेंट बीच से निकलता है, यानी कि ये जाएगा हमारा रिजल्टेंट, ये होगा, ये हो गया हमारा नेट डाइपोल मोमेंट P नेट, या फिर P रिजल्टेंट, जिसकी वैल्यू आएगी √2 टाइम्स ऑफ QA। दिस इज द आंसर।
तो √2QA along the line joining points 0, 0, 0 A 0, यानी के 0, 0, 0 ये वाला पॉइंट 0, 0, 0 ओरिजिन, और दूसरा A 0, A मतलब A 0, ये बीच में से निकल रहा है, ये यहाँ कहीं पॉइंट होगा A, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया। अगर आप समझ चुके हैं तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर से इसमें देखते हैं, चार्जेस दिए हुए हैं, एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा जी, एक रखा हुआ है ए पॉइंट पे, दूसरा रखा हुआ है बी पॉइंट पे। अच्छा जी, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 2L, सी दोनों का मिड पॉइंट दे दिया। कोई तीसरा चार्ज भी आ गया इस बार, प्लस कैपिटल क्यू, जिसको CRD पे मूव कराया जा रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग। अब ध्यान दीजिए, तो ये वाला डिस्टेंस जो है टोटल, ये हमारा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये भैया ये 2L है, और C मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों अलग अलग लेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा L है और ये वाला डिस्टेंस भी L है। अब यहाँ पे A पोजीशन पे जो चार्ज रखा है, ये रखा है हमारा प्लस क्यू, B पोजीशन पे रखा है माइनस क्यू, ठीक है। तीसरा चार्ज है हमारा प्लस कैपिटल क्यू, किसको मूव कर रहे हैं यहाँ। तो अब देखे जरा, तीन चार्ज हो गए A, B और C, A, B और C। एक सिस्टम A और B का बनेगा, एक सिस्टम B और C का बनेगा, एक सिस्टम C और A का बनेगा। अब देखते हैं किस किस के बीच में डिस्टेंस बदल रहा है, कौन कौन से सिस्टम में डिस्टेंस बदल रहा है। A और B के बीच में पहले भी सेपरेशन 2L था और बाद में भी सेपरेशन 2L है, तो इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा, नो चेंज। B और C में पहले डिस्टेंस L था और बाद में जब ये C वाला चार्ज यहाँ D पे आ गया तब भी डिस्टेंस L ही रहेगा। तो इसमें भी B से C तक आने में कोई चेंज हुआ नहीं, B और C के बीच में भी कोई चेंज हुआ नहीं, नो चेंज। C और A की बात करें तो C और A के बीच में पहले सेपरेशन जो था हमारा, वो था पहले सेपरेशन L, और बाद में जब ये A से ये C से D पे आ गया तो बाद में सेपरेशन हो गया हमारा 3L। भाई ये A से, सॉरी, A से यहां तक का सेपरेशन, ये 3L हो गया। तो इसमें चेंज हो रहा है, इसी को स्टडी करें। बाकी दो में जिसमें चेंज नहीं हो रहा उसको स्टडी करने की क्या जरूरत है, ठीक है। कर लेते हैं कैलकुलेट। तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले भी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल मतलब फाइनल सेपरेशन से है, सी और ए की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये 1/4πε0, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा है प्लस कैपिटल क्यू, है जी, प्लस कैपिटल क्यू ये, हाँ। और इनके बीच का सेपरेशन जो है, फाइनल सेपरेशन है 3L और इनिशियल सेपरेशन जो है वो देखें 4πε0 प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन में L। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क डन कह लो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह लो, चीज तो एक ही है। कॉमन लेने वाली क्वांटिटीज कॉमन आ जाएंगी, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में 4πε0L, अंदर रह गया 1/3 माइनस 1/1, या 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्यू क्यू ओवर 4πε0 इंटू -2/3। अच्छा, ये हो गया हमारा 2 से
ये 4 कट गया 2, तो ये हो गया नेगेटिव स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। दिस इज द वर्क डन। और ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है हमें, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इस क्वेश्चन से और पिछले 2 और क्वेश्चन जो इस टाइप के मैंने आपको कराए थे, उनसे हमें सीखने को मिल रहा है साफ साफ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें डिटेल्ड कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो सिस्टम पहचानना है जिसमें चेंज हो रहा है, हम सिर्फ उसी में स्टडी करेंगे, उसी को स्टडी करेंगे। जिसमें चेंज नहीं हो रहा उसको स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, AIPMT 2007 का क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। हॉलो सिलेंडर है भैया हमारे पास, चार्ज दिया हुआ है क्यू कूलम, इसके अंदर चार्ज है क्यू कूलम, लिख नहीं रखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू कूलम चार्ज है। अच्छा, ये इसका फ्लक्स दे दिया, F is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B। अच्छा, B के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो F दे दिया। अच्छा, with the plane surface, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be। अच्छा, A सरफेस के साथ फ्लक्स कितना होगा वो हमें चाहिए। तो बेसिकली ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, F लिखा हुआ है, F को कहीं ऑप्शंस में दिखाया नहीं है, तो ये एक्चुअली में F नहीं है, ये फाई है। इसको स्टूडेंट्स ठीक कर लीजिएगा, जिनके पास MTG की बुक है वो इसको ठीक कर लीजिएगा, F नहीं है, ये फाई है। अब कैलकुलेशन करते हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेशन करेंगे इसमें हम, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बड़ी इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है F5 टोटल, वो होता है Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन टोटल फ्लक्स यहाँ 3 सरफेस की वजह से है, A, B और C। तो फ्लक्स ड्यू टू A, फ्लक्स ड्यू टू B, फ्लक्स ड्यू टू C, और ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब B का फ्लक्स क्वेश्चन में हमें दे दिया फाई है, इसका हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, सपोज करिए x मान लेते हैं, ये x है। थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो आप लोगों को, फिर से लिख देता हूं मैं, फाई A, फाई B, फाई C, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये x मान लेता हूं मैं, ये फाई दिया हुआ है, ये x होगा। x क्यों होगा? क्योंकि A और C सरफेस बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, वैल्यू सेम है, तो इनका फ्लक्स भी सेम होगा, इसलिए मैंने दोनों को x मान लिया। तो 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 2x इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। आगे चलते हैं। x की वैल्यू आ गई 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। ये D इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, AIPMT 2008 का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्री स्पेस में हमें दिया हुआ है, ड्यू टू चार्ज क्यू कूलम इज इतना, ये पोटेंशियल की वैल्यू दे दी। फील्ड पूछ लिया हमसे, फील्ड कितना होगा, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले हम जानते हैं। तो भैया पोटेंशियल जो होता है V, वो होता है के क्यू बाय आर, और V की वैल्यू दे दी Q इंटू 10 की पावर 11 के क्यू बाय आर। Q से Q एलिमिनेट हो गया, तो K बाय आर की वैल्यू आ गई 10 की पावर 11। अब चाहे तो K की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, R इंटू 10 की पावर 11, चाहे R की वैल्यू निकाल लो K अपॉन 10 की पावर 11, या K इंटू 10 की पावर माइनस 11। ये दोनों वैल्यू में से कोई भी आप एक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों ही लें।
उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान है। हमसे फिर पूछ रहे हैं फील्ड कितना होगा, तो फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चाहे तो आप आर की वैल्यू रख दो के की टर्म्स में, चाहे के की वैल्यू रख दो आर की टर्म्स में, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, रख देते हैं भाई। तो ये हो गया, आर की रख ले तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, तो क्योंकि वो स्क्वायर में है ना, तो के क्यू अपॉन के इंटू 10⁻⁻11 और फिर इसका स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू ओवर के स्क्वायर इंटू 10⁻⁻22। अच्छा भाई, के स्क्वायर से ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला एक के कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से कट गया, है ना। तो ये हो गया हमारा q इंटू 10⁻22 बाय के, या 4πε0 q इंटू 10⁻22 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन? 4πε0 q इंटू 10⁻22। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है, APMT 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिंग की बात कर रहे हैं। ये रिंग दी हुई है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB of the ring. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले पार्ट का, ये क्वार्टर पार्ट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया E, तो बचे हुए पार्ट का कितना हो जाएगा ये हमसे पूछ लिया। ठीक है, ये इसका हमसे पूछा गया। तो समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन। ये जो है, ये एक रिंग है हमारे पास। 12th क्लास में डेरिवेशन कराया जाता है इसका, ध्यान दे तो समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे जो होता है रिंग का, रिंग के लिए बात कर रहे हैं, रिंग बनी हुई है, तो रिंग के लिए एक्सिस पे फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है एक्सिस का, तो एट सेंटर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो हुआ मैथमेटिकल। अब कॉन्सेप्चुअली समझने वाली बात है कि क्यों 0 हो जाता है। तो ध्यान देंगे, रिंग में ना क्या होता है कि हर एक, अगर एलिमेंट लेके स्टडी करें तो हर एक एलिमेंट के लिए सामने एक और एलिमेंट होता है। जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इसका नाम रख दिया मैंने x, और ये एक एलिमेंट हो गया मेरा y। तो x एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैं फील्ड निकालूं, तो सेंटर पे देखो, पहली बात तो फील्ड की करें, तो फील्ड जब भी हमें जहां भी निकालना होता है वहां पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज नेचर में पॉजिटिव होता है। अब इसकी वजह से मैं ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भैया, तो अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ऊपर वाले पार्ट की वजह से फील्ड आएगा नीचे की तरफ, ऐसे, यूं। अच्छा, और नीचे वाले पार्ट की वजह से फील्ड जो आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ, यूं। अब ये दोनों फील्ड अपोजिट हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों का फील्ड कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट के लिए सामने एक और एलिमेंट है जो उसके फील्ड को कैंसिल कर देगा। इसलिए कहते हैं कि रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 होता है। रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 होता है। अब इस रिंग को मैं दो पार्ट में डिवाइड ना करके इसको चार पार्ट मानू, चार क्वार्टर पार्ट। तो एक क्वार्टर पार्ट तो ये वाला हो गया मेरा, ये वाला एक क्वार्टर पार्ट, ये वाला हो गया एक क्वार्टर पार्ट, ये वाला हो गया एक क्वार्टर पार्ट, ये वाला हो गया। ये फर्स्ट क्वार्टर,
ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 क्वार्टर है। तो जितना एक क्वार्टर का फील्ड होगा उतना ही दूसरे क्वार्टर का भी होगा। अब जरा देखो, ये सेकंड पहले, इसको हमने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने से पहले की बात करें तो जितना फील्ड सेकंड क्वार्टर की वजह से होगा उतना ही फोर्थ क्वार्टर की वजह से होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। फर्स्ट वाला थर्ड को कैंसिल कर रहा होगा, सेकंड वाला फोर्थ को कैंसिल कर रहा होगा, तो नेट फील्ड 0 रहा होगा। लेकिन अब हमने इस पार्ट को रिमूव कर दिया तो एक पार्ट का कैंसिल होना बंद हो गया। देखें जरा ध्यान से, ये फिर से एक रिंग बना देता हूं मैं, ये रिंग मैंने बना दी। तो भैया इसमें ये 4 क्वार्टर बना के मैं स्टडी कर रहा हूँ इसको। ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर है, ये मेरा सेकंड क्वार्टर है, ये मेरा थर्ड क्वार्टर है, ये मेरा फोर्थ क्वार्टर है। जब इतना पार्ट मैंने रिमूव कर दिया तो फर्स्ट और थर्ड तो एक दूसरे को अब भी खा जाएंगे, अब भी कैंसिल कर देंगे। बचा कितना, सेकंड। सेकंड वाले पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्थ की वजह से कैंसिल हो रहा था, और अब वो कैंसिल होना बंद हो गया। क्योंकि कैंसिल हो रहा था तो जितना फील्ड इसकी वजह से रहा होगा उतना ही फील्ड इसकी वजह से रहा होगा, और कैंसिल हो रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे होंगे। तो अब अगर मैं देखूं, क्वार्टर रिंग की बात करें तो इतनी रिंग मेरे पास है, समझ रहे हैं बात को। तो ये फर्स्ट और थर्ड तो एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड तो कैंसिल कर रहे हैं, सेकंड वाला कैंसिल नहीं हो रहा। तो सेकंड वाले का फील्ड कुछ ऐसे रहा होगा, जिसको पहले फोर्थ क्वार्टर कैंसिल कर देता था, अब नहीं हो पा रहा। तो फील्ड मिल गया, जितना फोर्थ का है उतना ही सेकंड का है, और उतना ही टोटल का है। भाई फर्स्ट और थर्ड तो कैंसिल हो रहे हैं, जो भी फील्ड है वो सेकंड की वजह से है, तो टोटल फील्ड है वो सेकंड की वजह से, और वो भी ई होगा। अगर फोर्थ का ई है तो सेकंड पार्ट का भी ई होगा, टोटल रिंग का भी ई होगा, और ये ऑपोजिट होगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पूरी रिंग का फील्ड ऐसे निकल जाएगा, ई अलोंग, कौन सी लाइन हो गई है, ई अलोंग ओके, ई अलोंग ओके, ये ई अलोंग ओके। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। आगे चलते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। इसमें हमें पोटेंशियल दिया हुआ है और फील्ड पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बायो के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में वीक होते हैं, इसलिए करके बताया था मैं आपको। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ V। अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, है ना। नेगेटिव ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए कर लेते हैं। तो v के लिए जो इक्वेशन दी है ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, आई जे के की फॉर्म में निकालेंगे। ऑप्शंस भी हमें उसी फॉर्म में दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे अलग निकालेंगे, वाई पे अलग निकालेंगे, जेड पे अलग निकालेंगे। देखिए, तो एक्स पे निकाल लेते हैं पहले। ई एक्स मुझे चाहिए तो वो हो जाएगा माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ वी, यानी कि माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता उनके लिए बता दूं, बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर में से कम हो जाता है। अच्छा, और जब साथ में कोई कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है तो कांस्टेंट अगर अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, जैसे कि डी बाय डी एक्स ऑफ ए करें तो वो 0 होगा। लेकिन अगर डी बाय डी एक्स हम कर रहे हैं
a इंटू एक्स की पावर n का, तो ये हो जाएगा a इंटू एन एक्स की पावर n माइनस वन। देखिए जब कांस्टेंट अकेला था तो डिफरेंशिएशन जीरो, लेकिन जब वेरिएबल के साथ है तो वो जीरो नहीं हुआ, वो एज इट इज बचा हुआ है। तो यही बात ध्यान रखेंगे और इसको अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एज इट इज, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल है और वाई कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और जेड क्यूब कांस्टेंट है, फोर कांस्टेंट है। तो देखते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस को बाहर रहने देते हैं, बाद में लगा लेंगे। 2x और y कांस्टेंट है। मैंने अभी बताया आपको y अगर अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होने वाला था, लेकिन यहाँ y अकेला नहीं है ना, y यहाँ x के साथ है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, वो एज इट इज बच जाएगा, ये 2x इंटू वाई। आगे चलते हैं, सेकेंड टर्म की बात करें तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 और z क्यूब बच जाएगा, ठीक। 4 का हो जाएगा जीरो। तो ये एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा। अच्छा, एक्स पे है और एक्स वाली क्वांटिटीज को आई कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे फील्ड आ गया -2xy प्लस जेड क्यूब, ठीक। साइन चेक कर लेते हैं, कोई लेने में मिस्टेक तो नहीं की हमने। हाँ मिस्टेक करी है, यहाँ माइनस था, मैंने माइनस लगाया नहीं इक्वेशन में, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो जब यहाँ माइनस है, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2xy प्लस जेड क्यूब, और या फिर हम लिख सकते हैं 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप। ऐसे ही y एक्सिस पे निकाल लेंगे। y पे जब निकालेंगे तो ई वाई हो जाएगा डी बाय माइनस डी बाय डी वाई ऑफ v, यानी कि माइनस डी बाय डी वाई ऑफ, इक्वेशन वही हमारी पुराने वाली जो दी हुई है इन्होंने, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। अच्छा जी, तो इस बार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वेरिएबल और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो y वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ x और z सभी कुछ कांस्टेंट है तो सभी जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो ये बचा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम y एक्सिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप। ऐसे ही z एक्सिस पे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस डी बाय डी जेड ऑफ v माइनस डी बाय डी जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। फिर मैंने वही मिस्टेक कर दी, माइनस छूट गया मुझसे, माइनस माइनस, और ये माइनस छूटने के बाद ये प्लस हो गया, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। इस बार z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z वेरिएबल और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो फर्स्ट टर्म में तो z है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब अकेला होता है तो डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये तो हो गया जी हमारा जीरो। इसमें ये हो गया माइनस एक्स इंटू 3z स्क्वायर, और ये जीरो, तो ये हमारा बचा प्लस 3xz स्क्वायर के कैप। तो अलग अलग वैल्यूज आ गई सारी की सारी। एक साथ इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। इस पैटर्न पे इसको लिखें तो एक्स वाली टर्म जो आई थी हमारी वो आई थी कितनी, 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब, ये आई पे आई है।
z पे जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी, सॉरी y पे एक्स स्क्वायर जे कैप, और ये z पे आई है 3x z² के कैप। मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? 2xy+z³ x² j कैप 3x z²। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी हो गया, लेकिन जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है या डिफरेंशिएशन सीखा है उनके लिए सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, AIPMT 2009 का क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर दिए हैं, कैपेसिटेंस हर एक का C है, ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दी V, सीरीज में जोड़ दिए, तो कैपेसिटेंस और ब्रेकडाउन वोल्टेज बतानी है। सीरीज में कैपेसिटेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, अभी इस वीडियो में मैंने पहले भी बताया आपको थोड़ी देर पहले, है ना। तो कैपेसिटेंस सीरीज में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, निकालने की जरूरत नहीं है, जानते हैं आप लोग। C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3। और ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए याद रखिएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज एड अप हो जाती है सीरीज में यहाँ, तो एक की V है तो टोटल वोल्टेज V'3V हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है C/3 और 3V का? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, AIPMT 2009 का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, रेडियस दिए हुए हैं तीनों के A, B और C। A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है, C उससे बड़ा है, तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी सिग्मा, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा। अब हमसे कह रहे हैं कि तीनों के पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताइए, तो इसमें आपको कुछ सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। समझ लेते हैं इसको। तीन हमें स्फेयर दे दिए गए। चलिए, सबसे छोटा है, इसका रेडियस A, उससे बड़े का B और सबसे बड़े का C। सबसे छोटे के लिए है ना, हमें डेंसिटी दी हुई है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा और इसकी प्लस सिग्मा। कह रहे हैं कि पोटेंशियल में रिलेशन बताइए, तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल शेल्स के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स की बात चल रही है। इसमें याद रखने वाली बात, ध्यान रखिएगा काम की बात, कि जो आउटर स्फेयर है या आउटर शेल है, टेक्स चार्ज फ्रॉम इनर शेल्स, अंदर वाली शेल से चार्ज ले लेता है, और अंदर वाली जो शेल्स हैं वो बाहर वाली का पोटेंशियल ले लेती है। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा लंबा है, आप इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। ये बात नहीं भूलनी, यानी कि जब हम बाहर वाली शेल का पोटेंशियल निकालेंगे, है ना, तो जब हम बाहर वाली शेल का पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज जो लेंगे वो टोटल चार्ज लेंगे, अंदर वाली शेल्स का चार्ज भी कंसिडर करेंगे, और अंदर वाली शेल्स का जब हमसे पोटेंशियल पूछा जाएगा तो बाहर वाले का भी ऐड करके हम बताएंगे उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
देखते हैं, समझते हैं इसको। पोटेंशियल निकाल के हमें चेक करना है कि किसका इक्वल है किसका नहीं है आपस में। देखिए ऐसे ले लेते हैं, जो मैंने बात बताई अगर वो याद रखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। तो तीनों का निकाल लेते हैं भाई। पोटेंशियल पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का कैलकुलेट करेंगे आराम से। तो पोटेंशियल ऑफ ए, सबसे अंदर वाली शेल, जिसके लिए चार डेंसिटी सिग्मा, बाहर वाले की माइनस सिग्मा, सबसे बाहर वाले की प्लस सिग्मा, रेडियस ए, बी और सी। चलिए, तो मैंने कहा पोटेंशियल जब बताएंगे सबसे अंदर वाली का, तो बाहर वाले का पोटेंशियल भी कंसिडर हमें करना होगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। अंदर वाले का पोटेंशियल हम जानते हैं पोटेंशियल के रिगार्डिंग के क्यूब बाय रेडियस। रेडियस की बात करें तो रेडियस सबसे छोटे वाली का ए, चार्ज भी सबसे छोटे वाली का ए, प्लस के क्यू बी अपॉन बी, प्लस के क्यू सी बाय सी। इसमें जो मैंने लिया है ये पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ सी तीनों लिए हैं। मैंने जैसा आपको बताया, अंदर वाली शेल बाहर वाली शेल्स का पोटेंशियल इंक्लूड कर देती है। देखते हैं। तो भाई के को तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए। अच्छा, एक आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि सिग्मा जो होता है वो Q बाय ए होता है। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ध्यान रखिएगा, तो Q को हम खोल के लिखे हैं। Q को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ए, सिग्मा और ए मतलब सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई A² अपॉन ए। ये सेकंड टर्म की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B² अपॉन बी। और थर्ड वाली टर्म की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई C² अपॉन सी। अब देखिए 4 पाई तो कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। सिग्मा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर जो टर्म बची ए माइनस बी प्लस सी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी बच गया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ए का पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही अब बी का पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ बी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार बोल रहा हूं, है ना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। बाहर वाली शेल्स अंदर वाले से चार्ज ले लेंगी और अंदर वाली बाहर वाले का पोटेंशियल। तो अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं, बी का पोटेंशियल निकालें। तो जब बी का पोटेंशियल निकालेंगे तो के चार्ज ऑफ ए प्लस चार्ज ऑफ बी, टोटल चार्ज, अंदर वाले का चार्ज ले लिया हमने और बाहर वाले का पोटेंशियल, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए मतलब सिग्मा इंटू 4 पाई A² माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B² अपॉन बी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई C² बाय सी। फिर से पहले की तरह 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
यहां रह गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी और प्लस सी। चाहे तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या थोड़ा सिंपल करके लिख सकते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। ये आ गया बी का पोटेंशियल। बिल्कुल ऐसे ही सी का निकालेंगे तो थर्ड वाले का पोटेंशियल निकालेंगे। मैंने कहा बाहर वाला अंदर वाले का चार्ज ले लेता है, तो सी तो आउटर मोस्ट शेल है, इसके बाहर तो कोई है नहीं, तो पोटेंशियल लेने के तो कोई है नहीं, ये सिर्फ चार्ज ले लेगा अंदर वाले का। तो इसका पोटेंशियल जब निकालेंगे तो के चार्ज ऑफ ए प्लस चार्ज ऑफ बी प्लस चार्ज ऑफ सी अपॉन में रेडियस सी। सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए की जगह सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। अच्छा, अब इसमें ए और ए बी सी में कुछ रिलेशन दिया हुआ है हमें, देखते हैं क्या रिलेशन है। ठीक है, ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा है, और साथ में हमें एक रिलेशन दिया गया है सबसे नीचे, ये रहा रिलेशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जब ये वैल्यू यूज करेंगे तो थोड़े से एक्सप्रेशन हमारे बदल जाएंगे। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यूज करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमारा बना, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर बाय सी। ये ए प्लस बी तो जो है सी बन गया, ये हो गया हमारा सी इंटू ए माइनस बी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह गया ए माइनस बी प्लस सी। यही वैल्यू आ रही थी हमारी फर्स्ट वाले के पोटेंशियल की, ए माइनस बी प्लस सी, और यही आ रही है थर्ड वाले की। सेकंड वाले की डिफरेंट है, तो रिलेशन मिल गया हमें कि वी ए और वी सी तो इक्वल है, लेकिन वी बी इनके इक्वल नहीं है ना, या वी ए, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ए और सी इक्वल है, बी इनके इक्वल नहीं है। कौन सा ऑप्शन मैच करता है चेक कर लेते हैं। ए और सी इक्वल है, बी इनके इक्वल नहीं है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एआईपीएमटी मेंस 2010 में आया। उस टाइम पे 2 एग्जाम हुए थे, प्री और मेंस। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमें ई 3r/2 डिस्टेंस पे। हमारे पास स्फेरिकल शेल है, 3r/2 डिस्टेंस पे फील्ड दे दिया, r/2 डिस्टेंस। चलिए देख लेते हैं। ये शेल है, ठीक, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, ये इसका रेडियस हो गया सेंटर, ये रेडियस r, ये डिस्टेंस r/2, टोटल डिस्टेंस 3r/2। इतना r/2, इतना r/2 और फिर इतना r/2। तो ये जो r/2 से डिस्टेंस का हमसे पूछा है, ये तो शेल के अंदर आ गया,
और अंदर तो फील्ड जीरो होता है, निकालने की जरूरत ही नहीं, जीरो इज द आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है दो मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, दोनों पे चार्ज प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दोनों को केरोसिन ऑयल में डाल दिए, तो फील्ड कितना हो जाएगा? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, केरोसिन ऑयल डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, और डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर, और ये दो मेटल प्लेट्स जो एक दूसरे के आमने सामने रख दी, ये रिप्रेजेंट कर रही है कैपेसिटर को। कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक डाल दो या कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक में डाल दो, तो ऐसा करने पे पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2010, इसमें क्या कह रहे हैं भाई? इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास N1 कैपेसिटर है, और एक का कैपेसिटेंस C1, 4B से उसको चार्ज कर दिया। दूसरा सिस्टम है, इसमें N2 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C2, उसको V वोल्ट से चार्ज किया गया, और दोनों में जो एनर्जी स्टोर होती है वो सेम, C2 और C1 की वैल्यू होती है, C2 की वैल्यू C1 के टर्म्स में होती है, तो एनर्जी स्टोर दोनों केसेस में इक्वल है। मतलब पहले केस में एनर्जी हो जाएगी हाफ कैपेसिटेंस, सीरीज में हम जानते हैं कैपेसिटेंस कम हो जाता है, तो पहले वाले केस में जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा C1 अपॉन N1 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस 4B है तो 4B का स्क्वायर। बाद वाले केस में पैरेलल में जोड़ा है, और पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, एनर्जी हो जाएगी हाफ इनटू टोटल कैपेसिटेंस, मतलब N2C2 इनटू वोल्टेज का स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, हाफ से हाफ खत्म, और ये हो जाएगा C1/N1 इंटू 16 स्क्वायर, इधर हो जाएगा N2C2 इंटू V स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर खत्म, और C2 की वैल्यू हमारी आ गई 16 C1 अपॉन N1 N2। सिंपल क्वेश्चन, D is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था, कोई मैंने इसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल होनी चाहिए, है ना, या नॉर्मल नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा, टोटल फ्लक्स जीरो। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, हल्की सी कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन की फॉर्म में। दो पॉजिटिव आयन दे दिए, हर एक पे चार्ज दे दिया Q, डिस्टेंस दे दिया D, फोर्स लग रही है F। अच्छा जी, कितने आयंस मिसिंग है ये हमें बता रहा है। तो कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर। अच्छा जी, और Q की वैल्यू होती है NE। अच्छा, तो इसको रिप्लेस कर दें Q से, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। हमें वैल्यू पूछी कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं एक आयन से, मतलब N की वैल्यू हमें निकालनी, तो N स्क्वायर हो गया हमारा 4πε0 FD स्क्वायर डिवाइडेड बाय E स्क्वायर, और N की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4πε0 FD स्क्वायर
ओवर ई स्क्वायर तब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, देखते हैं। सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, कि आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो क्वेश्चंस रिपीट हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट हो या ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट हो रहा है ना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, तो कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट हो रहा है। ये इस कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन कर चुके हैं। पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा है ना, और ऐसे ही सिस्टम में चेंज होने वाले क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। देखिए अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ वी। वी की इक्वेशन दे दी 4x², तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 4x² माइनस, अब ये डिफरेंशिएट कर दे तो 4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -8x, और x की वैल्यू हमें दी हुई है 1। जब x की वैल्यू 1 प्लेस कर देंगे तो ये हो गया -8 वोल्ट आई कैप, या हम लिख सकते हैं इसको 8 वोल्ट पर मीटर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो 8 वोल्ट पर मीटर, 8 वोल्ट पर मीटर अलोंग माइनस आई कैप, और माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, हम लिख सकते हैं 8 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 8 की वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसमें क्या कह रहा है, वही पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन फिर से। 3 चार्जेस हैं इसमें, प्लस क्यू, भाई तीनों कॉर्नर्स पे रखे हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल के, यहाँ पे भी प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे भी प्लस क्यू रखा है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू रखा है, ठीक है। और ये डी से ई तक मूव करा रहे हैं हम किसी और चार्ज को, डी से ई तक लेके जा रहे हैं कैपिटल क्यू को, ठीक है। तो कह रहे हैं वर्क डन कितना होगा, भाई अगर ध्यान दो थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा, डी और ई आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, डी एंड ई आर आइडेंटिकल पोजीशंस। आइडेंटिकल किस सेंस में है ये, जो पोटेंशियल डी पॉइंट का है वही पोटेंशियल ई पॉइंट का है। एक और तरीका होता है, सिस्टम में चेंज नहीं हो रहा है ऐसा कह सकते हैं, सिस्टम में चेंज नहीं हो रहा तो एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन 0 है। या तो इस सेंस, इस पॉइंट से आप आंसर कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि 0 हो गया, या फिर ऐसा कह सकते हैं वर्क डन का एक और फॉर्मूला आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो गया, यानी कि वर्क डन इज 0, तो 0 इज द आंसर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए, नियर अबाउट 50-51 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इस चैप्टर में अराउंड 25 क्वेश्चंस और हमें डिस्कस करने हैं, एक वीडियो में और डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद ये चैप्टर ओवर, फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं।